हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंग्लिश की क्लास में और आज हम सॉल्व कर रहे हैं एसबीआई क्लर्क 2021 इंग्लिश प्रीवियस ईयर सेट 4। तो चलिए देखते हैं कि आज इंग्लिश सेक्शन में हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन है। आज जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो रीअरेंजमेंट का है। 2 या 3 रीअरेंजमेंट्स के क्वेश्चन आज हमारे पास है। एक क्वेश्चन जो रीअरेंजमेंट का आता है वो करीब 5 मार्क्स का होता है एसबीआई क्लर्क के पेपर में। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग टॉपिक है। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है हमारे पास। जो क्वेश्चन है उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ए बी सी डी और ई ऐसे पार्ट्स हैं और इसे हमें एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है ताकि एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बन जाए। सो पढ़ते हैं स्टेटमेंट्स को। इट इनकैप्सुलेट्स ऑल फ्रॉम पेडेस्ट्रियंस टू एनिमल ड्रॉन व्हीकल्स and road safety is primarily meant about the protection and security of all those who travel on roads. That is to say, everybody will have to honor others' rights to see his wants respected. It is a double-sided and complementary exercise and will bear less fruit if it is minus anyone, from two-wheelers to all types of multi-wheel transport. पैराग्राफ पढ़ के ये तो समझ में आ गया है कि ये रोड सेफ्टी और रोड से जो व्हीकल्स उस पर चलते हैं उसके बारे में उस कॉन्टेक्स्ट में ये एक पैराग्राफ हमें दिया गया है। सो हम इस पैराग्राफ ये सारे जो जम्बल्ड सेंटेंसेस हैं इनमें हमें क्या करना है कि हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्टरी सेंटेंस ढूंढना है जिससे हम पैराग्राफ को खोल सके, पैराग्राफ को शुरू कर सके। सो चलिए देखते हैं कि हमारा क्या हो सकता है। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है इट से शुरू हो रहा है, अगेन ये प्रोनाउन से शुरू हो रहा है। जो थर्ड स्टेटमेंट है दैट इज टू से, अगेन ये भी एक प्रोनाउन से शुरू हो रहा है। डी स्टेटमेंट इट इज़ अ डबल साइडेड, यानी किसी चीज़ के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है उसे ये एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये हमारा तो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट नहीं हो सकता। एंड ये अगेन फ्रॉम टू व्हीलर्स टू ऑल टाइप्स ऑफ मल्टी व्हील ट्रांसपोर्ट, ये भी हमारा इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट नहीं हो सकता। इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट हमारा बी हो सकता है क्योंकि एक जनरल स्टेटमेंट है, रोड सेफ्टी के बारे में बता रहा है। शुरुआत हमारे पैराग्राफ की यहीं से हो रही है। सो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा होगा बी, यानी कि रोड सेफ्टी इज प्राइमरली मेंट about the protection and security of all those who travel on roads। सेंटेंस की कहने का मतलब है कि रोड की जो सुरक्षा है उसका जो प्राइमरी, उसका जो मूलभूत मतलब है वो किससे है, सुरक्षा और सिक्योरिटी किसकी, उन लोगों की, सभी लोगों की जो रोड पे ट्रैवल करते हैं, चाहे वो पैदल चलने वाले लोग हों या गाड़ी से चलने वाले लोग हों, सभी लोगों की सुरक्षा से रिलेटेड जो बात है वो रोड सेफ्टी में आती है। आगे है हमारे पास कि इट इनकैप्सुलेट्स ऑल फ्रॉम पेडेस्टेरियंस टू एनिमल ड्रॉन व्हीकल्स। यहीं पे इस सेंटेंस को यहाँ पे जो टू ऑल दोज हु ट्रैवल ऑन रोड्स आया है यही हमें लिंक कर रहा है कि ऑल दोज किन सारे लोगों के बारे में बात की जा रही है वो यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है कि इट इनकैप्सुलेट्स ऑल, ये उन सभी लोगों को समाहित करता है, उन लोगों को फ्रॉम पेडेस्ट्रियंस यानी कि जो लोग वॉक करते हैं, जो लोग फुटपाथ पे चलते हैं, टू एनिमल ड्रॉन व्हीकल्स और एनिमल्स से भी चलने वाली गाड़ियाँ जैसे कि घोड़ा गाड़ी, ये सब जो हमारी होती हैं वो टमटम वगैरह, यानी कि यहाँ पे जो बात की गई है टू ऑल दोज हु ट्रैवल ऑन रोड्स उसे यहाँ एक्सप्लेन किया जा रहा है कि फ्रॉम पेडेस्ट्रियंस किन लोगों के बारे में यहाँ बात हो रही है, इन लोगों के बारे में जो लोग रोड पे चलते हैं और एनिमल ड्रॉन व्हीकल से भी चलते हैं। सो बी के बाद हमारा क्या आएगा, बी के बाद हमारा ए आएगा। आगे हम देखें तो हमारे पास क्या है, व्हीकल्स एंड, ये सेंटेंस जो हमारा ए है ये एंड पे ख़त्म हो रहा है, ये हमारा एंड पे ख़त्म हो रहा है, यानी इसके बाद एक और सेंटेंस इसमें जुड़ना है। ये सेंटेंस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इट इनकैप्सुलेट्स ऑल फ्रॉम पेडेस्टेरियंस टू एनिमल ड्रॉन व्हीकल्स एंड फ्रॉम टू व्हीलर्स टू ऑल टाइप्स ऑफ मल्टी व्हीलर ट्रांसपोर्ट। यहाँ भी बात ट्रांसपोर्ट की हो रही है और यहाँ भी बात ट्रांसपोर्ट की हो रही है। सो एंड के बाद जो हमारा पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, ई बनेगा। ए और ई मिलकर हमारे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना रहे हैं, ए और ई मिलकर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना रहे हैं। सो ये हमारा ए के बाद ई आएगा। आगे हमारे पास सी और डी स्टेटमेंट्स बच गए हैं। आगे है इट इज़ अ डबल साइडेड एंड कॉम्प्लीमेंट्री एक्सरसाइज एंड विल बेयर। अगर हम सेंटेंस को यहाँ से शुरू करें दैट इज टू से एवरीबडी विल हैव टू ऑनर अदर्स राइट्स टू सी, तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बात हम किसके बारे में कर रहे हैं। अगर हम डी को पहले रिप्लेस करते, डी को पहले लगाते हैं तो यहाँ पे क्या बन रहा है, इट इज़ अ डबल साइडेड एंड कॉम्प्लीमेंट्री एक्सरसाइज एंड विल बेयर लेस फ्रूट इफ माइनस एनी वन, यानी कि ये दो पक्षों से
बात है, मतलब रोड पे चलने वाले दो लोगों की ही समझदारी उनकी सेफ्टी डिसाइड करती है कि वो कैसे चलते हैं। आगे, दैट इज़ टू से एवरीबडी विल हैव टू ऑनर अदर्स राइट्स टू सी हिज वंस, यानी कि इस सेंटेंस के कहने का मतलब है कि हमें अगर खुद रिस्पेक्ट चाहिए तो हमें दूसरे की रिस्पेक्ट भी करनी पड़ेगी रोड सेफ्टी पर। तो डी के बाद हमारा क्या होगा, डी के बाद हमारा सी होगा और हमारा पैर जो बन के आता है वो BAEDC बन के आता है। एक बार फिर से सेंटेंस को पढ़ते हैं कि क्या ये मीनिंगफुल हुआ है। पहला स्टेटमेंट है हमारा बी, जो जनरल स्टेटमेंट है, रोड सेफ्टी इज प्राइमरीली मेंट अबाउट द प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी ऑफ ऑल दोज हु ट्रैवल ऑन रोड्स, यानी रोड सेफ्टी से हमारा तात्पर्य ये है उन लोगों की सुरक्षा और सिक्योरिटी जो सारे लोग जो रोड पे ट्रैवल करते हैं। आगे हमने पुट किया है ए, इट इनकैप्सुलेट्स ऑल, जो इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करता है कि इसमें कौन कौन से लोग आते हैं, फ्रॉम पेडेस्टेरियंस टू एनिमल ड्रॉन व्हीकल्स, ये सारे लोग आते हैं। उसके बाद हमने ई को ऐड किया क्योंकि सेंटेंस हमारा एंड से यहाँ ख़त्म हो रहा था ए में। उसके बाद आएगा फ्रॉम टू व्हीलर्स टू ऑल टाइप्स ऑफ मल्टी व्हील ट्रांसपोर्ट, यानी कि इसमें रोड सेफ्टी पे जो लोग जुड़े हैं उनमें कौन कौन से लोग आते हैं, रोड पे पैदल चलने वाले लोग, जानवरों से चलने वाली गाड़ियाँ, टू व्हीलर्स और सारे तरह के मल्टी व्हीलर्स, ये सब कुछ रोड सेफ्टी के अंतर्गत आते हैं। आगे है हमारे पास, इट इज़ अ डबल साइडेड एंड कॉम्प्लीमेंट्री एक्सरसाइज एंड विल बियर लेस फ्रूट इफ इट इज़ -1, दैट इज टू से, अब यहाँ पे -1 इसे एक्सप्लेन कर रहा है, इफ इट इज़ -1 इसे एक्सप्लेन हमारा कौन सा पार्ट कर रहा है, दैट इज टू से एक्सप्लेन कर रहा है। सो हमारा जो कंक्लूडिंग सेंटेंस होगा वो क्या होगा, सी, और हमारा जो करेक्ट अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, BAEDC, यानी कि चलिए ऑप्शंस चेक कर लेते हैं एक बार। ऑप्शंस है हमारे पास, जो ऑप्शन में है BAEDC, यानी कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारे पास जो सेकंड रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है वो है, द प्रॉब्लम बिकम्स सिवियर ड्यूरिंग समर मंथ्स व्हेन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर डिक्रीजेज अगेन, यानी कि ये समस्या गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है जब गर्मियों में पानी का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट है, ऑल्सो देयर आर सेवरल केसेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ वाटर बॉडीज़, और यहाँ पे कुछ ऐसे भी केस इस प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं जिनमें कि पानी का निजीकरण, पानी की वाटर बॉडीज़ जो होती हैं, जो नदियाँ तालाब होते हैं, उनका प्राइवेटाइजेशन यानी कि उनका निजीकरण किया जाता है। यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन है यानी कि निजीकरण किया जाता है। थर्ड स्टेटमेंट है, दिस ऑफन लीड्स टू वाटर स्कैरसिटी इन द नियर बाय एरियाज, इससे क्या होता है कि आसपास के इलाकों में पानी की कमी हो जाती है। इन सिटीज़ लाइक बैंगलोर अ फैमिली हैज़ टू स्पेंड ₹15 to 20 टू मीट देयर डेली वाटर नीड्स, बैंगलोर जैसी शहरों में क्या करना होता है कि एक परिवार को 15 से 20 रुपये रोज़ खर्च करने होते हैं अपनी पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। अ रिसेंट स्टडी हैज़ रिवील्ड दैट अबाउट 25% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन लैक द एक्सेसिबिलिटी टू फ्रेश वाटर, एक जो हाल की स्टडी हुई है उसमें ये पता चला है कि करीब 25% जो शहरी जनसंख्या है उसे साफ़ पानी, फ्रेश ताज़ा पानी नहीं मिल पाता, वो उसके लाभ को नहीं उठा पाते हैं। सो ये हमारा जो पैराग्राफ है इससे ये समझ में आ रहा है कि ये पानी की स्कैरसिटी से के कॉन्टेक्स्ट में कुछ पैराग्राफ है। तो चलिए देखते हैं कि इससे हम शुरुआत कहाँ से करेंगे। यहाँ हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, यहाँ हम शुरुआत के द प्रॉब्लम बिकम्स सिवियर, द प्रॉब्लम, कौन सी प्रॉब्लम जिसके बारे में अभी हमें कुछ नहीं पता, यानी इससे पहले हमारी प्रॉब्लम आएगी तब हम इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं। आगे ऑल्सो देयर आर सेवरल, सेंटेंस ही ऑल्सो से शुरू हुआ है तो ये हमारा तो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। आगे है हमारे पास दिस ऑफन लीड्स टू वाटर स्कैरसिटी, अगेन यहाँ भी एक प्रोनाउन है और ये दिस है, इसका एंटीसीडेंट हमें अभी तक नहीं पता, इसलिए इससे भी हम सेंटेंस को शुरू नहीं करेंगे। आगे हमारे पास दो है कि इन सिटीज़ लाइक बैंगलोर, ये हमारा बैंगलोर जैसे शहरों में, ये हमारा एक इंट्रोडक्टरी सेंटेंस हो सकता है। और आगे हमारा जो ई है, अ रीसेंट स्टडी हैज़ रिवील्ड दैट अबाउट 25% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन लैक एक्सेसिबिलिटी टू फ्रेश वाटर, ये भी हमारा हो सकता है पर इसे हम एज एन एग्जाम्पल भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हम, ये क्या है, एक एग्जाम्पल है, एक डेटा है जो किसी चीज़ का एग्जाम्पल दे रहा है। सो ये हमारा अप्रोप्रिएट नहीं होगा एज अ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट शुरू करने के लिए। सो हम इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट क्या बनाएंगे, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट हम डी को बनाएंगे, यानी कि इन सिटीज़ लाइक बैंगलोर अ फैमिली हैज़ टू स्पेंड ₹15 to ₹20 टू मीट देयर डेली वाटर नीड्स, यानी कि बैंगलोर जैसे शहर में एक परिवार को रोज़ाना 15 से 20 रुपये खर्च करने पड़ते हैं अपनी पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। आगे हम देखते हैं कि आगे इसके बाद क्या होगा, आगे इसके बाद इस सेंटेंस को एक्सप्लेन हमारा कौन सा सेंटेंस कर रहा है,
डी को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास जो सेंटेंस है वो है ए, यानी कि द प्रॉब्लम, कौन सी प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम। सो हमारा ये जो सेंटेंस है, द प्रॉब्लम बिकम्स सिवियर ड्यूरिंग समर मंथ्स व्हेन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर डिक्रीजेज अगेन। इस प्रॉब्लम को, यानी कि यहाँ जो पानी की जो कमी है जिसकी वजह से रोज़ 15 से 20 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, इसे एक्सप्लेन कर रहा है हमारा पार्ट ए। तो डी के बाद हमारा क्या आएगा, ए। सो ये क्या है, यहाँ पे क्या है कि द प्रॉब्लम बिकम सिवियर, ये जो समस्या है पानी की कमी की जो समस्या है ये और ज़्यादा सिवियर हो जाती है और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है कब, गर्मियों में, जब पानी की जो अवेलेबिलिटी है, पानी की उपलब्धता जो है वो कम हो जाती है दोबारा से। आगे ए के बाद अगर हम देखें तो ए के बाद हमारा क्या सेंटेंस आना चाहिए, ए के बाद इस ए को एक्सप्लेन करने के लिए पानी की कमी, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की डिक्रीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास क्या एग्जाम्पल है, हमारे पास एग्जाम्पल है ये पैराग्राफ सेंटेंस ई। A recent study has revealed that about 25% of urban population lack the accessibility to fresh water। यानी कि अभी जो हाल में ही स्टडी हुई है उसमें हमने क्या देखा है कि 25% अर्बन पॉपुलेशन जो है उसे साफ पानी, फ्रेश पानी की एक्सेसिबिलिटी यानी कि सुविधा नहीं है। सो हमारे ए के बाद क्या आएगा, हमारे ए के बाद ई आएगा जो ए को एग्जाम्पलीफाई कर रहा है, ए का एग्जाम्पल दे रहा है। आगे अगर हम देखें तो आगे हमारे पास क्या आना चाहिए, आगे हमारे पास also there are several cases of privatization of water bodies। also there are several cases of privatization of water bodies, यानी कि कुछ ऐसे भी केस है जहाँ की पानी का निजीकरण किया जा रहा है। ये हमारा, अब ये सेंटेंस हमारा कहाँ होगा, इसे हम इधर लिख लेते हैं, हमने डिसाइड नहीं किया है कि ये अभी कहाँ होगा। आगे है दिस ऑफन लीड्स टू वाटर स्कैर्सिटी इन नियर बाई एरियाज। सो ये अगेन बी और सी मिलके हमारे क्या कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बना रहे हैं। ऑल्सो देयर आर सेवरल केसेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ वाटर बॉडीज़, यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसे भी केसेस जिनमें पानी की जो बॉडीज़ हैं जैसे नदी है, तालाब है, उनका निजीकरण कर लिया जा रहा है। दिस ऑफन लीड्स टू, यानी कि ये जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ वाटर बॉडीज़ है, तालाब है, नदी है, इनका जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसकी वजह से ये क्या आगे कारण करता है, क्या ये उत्पन्न करता है, वाटर स्कैर्सिटी इन नियर बाई एरियाज, यानी कि आसपास के इलाकों में पानी की कमी क्रिएट करता है। सो बी सी जो है हमारा ये क्या है, मैंडेटरी पेयर है। बी सी हमेशा साथ में होंगे, बी सी हमारा मैंडेटरी पेयर है। सो हमारे ई के बाद क्या आएगा, बी आएगा और सी आएगा। सो एंड अगेन सी हमारा एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट भी है कि इस वजह से पानी की कमी यहाँ से शुरू की गई है और पानी की कमी किस वजह से होती है वो हमारा कंक्लूडिंग स्टेटमेंट सी में ख़त्म हो रहा है। इसलिए हमारा जो करेक्ट अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, डी ए ई बी सी, डी ए ई बी सी, यानी कि हमारा ऑप्शन डी जो है डी ए ई बी सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है ये भी रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो पार्ट्स हैं, सेंटेंसेस हैं, उनको पढ़ते हैं। द फ्रेज चाइल्ड लेबर ऑलमोस्ट always has negative connotations. The word labor has particular connotations of hard or arduous work. When this phrase is used in the English language, child labor is something that is distinguished from labor person. The author or speaker is almost always highlighting that child labor is something undesirable. So ये जो पैराग्राफ है ये हमें पढ़ के ये लग रहा है कि ये किससे रिलेटेड है, लेबर और स्पेशली चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है। सो अब हमारे पास सेंटेंस को शुरू करने के लिए क्या क्या है, हमारे पास सेंटेंस हम कहाँ से शुरू कर सकते हैं। हम सेंटेंस को अगेन द फ्रेज चाइल्ड लेबर से भी शुरू कर सकते हैं, द वर्ड लेबर से भी शुरू कर सकते हैं, चाइल्ड लेबर इज समथिंग दैट इज डिस्टिंग्विश्ड से भी शुरू कर सकते हैं, पर हमें केवल एक चुनना है जो सबसे अप्रोप्रिएट हो। सो हमारा सबसे अप्रोप्रिएट क्या है, सबसे अप्रोप्रिएट बी है। क्यों? क्योंकि द वर्ड लेबर हैज़ पर्टिकुलर कॉनोटेशंस ऑफ हार्ड और आर्डुअस वर्क। पहले हमने क्या बात करी है, पहले हमने लेबर की बात करी है, इसके बाद लेबर में ही हम आगे अगर बढ़ते हैं, डिटेल में बात करते हैं, तो लेबर में एक टाइप होगा चाइल्ड लेबर। इसलिए हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, लेबर से शुरुआत करेंगे, फिर डिटेल में जाएंगे तो हम चाइल्ड लेबर के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए हमारा जो अप्रोप्रिएट सेंटेंस होगा इस पैराग्राफ को शुरू करने का वो हमारा बी होगा, यानी कि द वर्ड लेबर हैज़ पर्टिकुलर कॉनोटेशंस ऑफ हार्ड और आर्डुअस वर्क, यानी कि जो शब्द लेबर है, श्रम है, उसका जो क्या जनरल मतलब निकल के आता है कि बहुत मेहनत वाला काम जिसमें बहुत शारीरिक क्षमता लगानी पड़े, वैसा काम। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या है।
आगे इसके बाद होगा कि चाइल्ड लेबर इज समथिंग दैट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम लेबर। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस लेबर से इस चाइल्ड लेबर को डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, यानी दोनों में अंतर बता रहे हैं। सो बी के साथ कंटिन्यूएशन में हमारा क्या आएगा, बी के साथ हमारा कंटिन्यूएशन में डी आएगा। सो बी के बाद पहले हमने लेबर को एक्सप्लेन किया, फिर हम लेबर और चाइल्ड लेबर को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। चाइल्ड लेबर इज समथिंग दैट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम लेबर पर्सन। ठीक है, आगे हम देखें, अगर अब डी के बाद देखें तो हमारे पास क्या आएगा, डी को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास है ए। अभी हमने जहाँ डी किया चाइल्ड लेबर इज समथिंग, और इसी को आगे एक्सप्लेन कर रहा है हमारा पार्ट ए। द फ्रेज चाइल्ड लेबर ऑलमोस्ट ऑलवेज हैज नेगेटिव कॉनोटेशन, यानी कि जो बाल श्रम है वो हमेशा नेगेटिव रूप में लिया जाता है। आगे अगर हम देखें तो बी डी के बाद हमारा क्या आ रहा है, बी डी के बाद ए आ रहा है, डी को कंटिन्यू कर रहे हैं हम ए में। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास क्या बन रहा है, उसके बाद हमारे पास सी और ई बच रहे हैं। सो सी और ई को हम कैसे पेयर करेंगे, व्हेन दिस फ्रेज इज, अब अगेन द फ्रेज बात की गई है, इस फ्रेज की बात की गई है, और इसे हमारा कहाँ एक्सप्लेन करा, व्हेन दिस फ्रेज। सो ए के बाद तो हमारा सी ही आएगा, इस फ्रेज को सी में एक्सप्लेन किया गया द फ्रेज, और आगे है हमारे पास व्हेन दिस फ्रेज इज यूज्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज, और आगे हमारे पास क्या बच गया, आगे हमारे पास ई बच गया। द ऑथर और स्पीकर इज ऑलमोस्ट ऑलवेज हाईलाइटिंग दैट चाइल्ड लेबर इज समथिंग अनडिजायरेबल, यानी कि सी के बाद हमारा कंक्लूडिंग सेंटेंस ई होगा, और हमारा करेक्ट अरेंजमेंट बी डी ए सी ई होगा। सो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा बी डी ए सी ई, यानी कि हमारा ऑप्शन ई करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पिक आउट द वन विच कैन सब्सटीट्यूट बोल्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स करेक्टली विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ सेंटेंस, यानी कि हमारे पास जो ये बोल्ड सेंटेंसेस, बोल्ड पार्ट्स दिए हुए, वर्ड्स वर क्रिटिसाइज्ड, इसके लिए हमें इन ऑप्शंस में से एक अप्रोप्रिएट वर्ड ढूंढना है जो हमारा करेक्ट हो, यानी कि ये यहाँ पे इनकरेक्ट है या फिर करेक्ट भी हो सकता है अगर इनमें से कोई ऑप्शन ना हो तो, इसे हमें सुधार करना है। सो चलिए, जो सेंटेंस है, दो हिज एक्शंस वर सिवियर क्रिटिसाइज्ड ही डिडंट लूज हिज टेम्पर, यानी कि उसके एक्शंस की, उसके कर्मों की काफ़ी निंदा की गई, फिर भी उसने अपना गुस्सा नहीं दिखाया, उसने अपने गुस्से को नहीं छोड़ा, गुस्सा प्रकट नहीं किया। सो यहाँ पे ये सेंटेंस तो हमें ऐसे बोलने में सही लग रहा है, पर क्या ये ग्रामेटिकली करेक्ट है? सो यहाँ पे जो हमारा बोल्ड पार्ट दिया गया है, वर्ड सिवियर क्रिटिसाइज्ड, सो ये क्या है हमारा, क्रिटिसाइज क्या है, ये हमारा वर्ब है। निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, ये क्या है हमारा वर्ब है। और इस वर्ब को यहाँ क्वालिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, वर्ब से पहले हमें एडवर्ब चाहिए, वर्ब से पहले हमें एडवर्ब चाहिए, फिर हम वर्ब को लगा सकते हैं। इस वर्ब को ये एडवर्ब क्वालिफाई करेगा, पर यहाँ पे ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। सिवियर क्या है, ये एडजेक्टिव है, और इस वर्ब के लिए हमें यहाँ एडवर्ब चाहिए। सो इस हम एडजेक्टिव को क्या करेंगे, इसको एडवर्ब बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इसे हम सिवियरली करके एडवर्ब बनाएंगे, तब जाके ये सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। सो यहाँ पे चलिए ऑप्शंस को चेक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, वर सिवियरली क्रिटिसाइज, यानी कि हमारा जो ऑप्शन 4 है वो हमारा करेक्ट आंसर है, वर्ड सिवियरली क्रिटिसाइज, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा एडवर्ब है और ये वर्ब है। इस वर्ब को ये एडवर्ब क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन 4 होगा वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या है, इट वॉज ही नॉट मी हु डिसाइडेड टू पोस्टपोन द प्रोग्राम। सेंटेंस के कहने का मतलब है कि वो था, ना कि मैं, जिसने कि प्रोग्राम को पोस्टपोन करने का निर्णय लिया। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें क्या करेक्शंस करने हैं, यहाँ पे हमें ही नॉट मी के साथ करेक्शंस करने हैं। हमें करेक्शंस करने हैं ही नॉट मी। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा डिसाइडेड क्या है, हमारा वर्ब है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन है, ये हमारा प्रोनाउन है। सो ये हमारा कौन सा केस बन जाता है, ये हमारा केस बन जाता है नॉमिनेटिव केस बन जाता है, ये हमारा नॉमिनेटिव केस बन जाता है। और ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मी नहीं होगा, यहाँ पे आई होगा। ये मी जो है इस सेंटेंस को रॉन्ग कर रहा है, यहाँ पे ही नॉट आई, दोनों ही जो हमारे प्रोनाउंस हैं वो सेम पर्सन में होने चाहिए, यानी कि ही और आई। सो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन 1 ही नॉट आई हमारा
करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस कैंडिडेट हैज नन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स पोजेसेस बाय द डिजर्विंग वन। दिस कैंडिडेट, ये जो हमारा अभ्यर्थी है, कैंडिडेट है, उसमें ऐसी कोई भी क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है जो एक डिजर्विंग कैंडिडेट में होते हैं, डिजर्विंग कैंडिडेट में होते हैं। सो यहाँ पे सेंटेंस का तो हमें मतलब समझ में आ गया, क्या ये ग्रामेटिकली करेक्ट है? ये सेंटेंस क्या है? कैरेक्टरिस्टिक पोजेसेस बाय। ये सेंटेंस जो है किस में है? पैसिव में है। ये सेंटेंस हमारा पैसिव में है। सो ये सेंटेंस हमारा पैसिव में है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे हमारा पास्ट पार्टिसिपल होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन ये हमारा पास्ट में तो नहीं है, पोजेसेस है, ये हमारा प्रेजेंट फॉर्म है। सो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सो यहाँ पे ये पास्ट पार्टिसिपल में होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? पास्ट पार्टिसिपल इनमें से कौन सा है? ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स पोजेस्ड बाय। पोजेस्ड बाय यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। सो चलिए अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या है? ये फिलर है और ये डबल फिलर है। एसबीआई की खूबी होती है कि वो डबल फिलर्स काफ़ी पूछते हैं, ताकि एक फिलर को करने में, एक फिलर अगर हम कर भी ले तो दूसरे में हम कंफ्यूज हो जाएं, जो कि हमें नहीं होना है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, द शॉर्ट टर्म प्रायोरिटी इज टू रिमूव डैश क्लॉजेज इन पॉलिसीज एंड डैश कवरेज टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। सेंटेंस का सेंस हमें ये बता रहा है कि हमारी शॉर्ट टर्म प्रायोरिटी, लघुकालिक हमारी जो प्रायोरिटी है वो क्या है कि हमें क्या हटाना है, हमें हटाना है। अब रिमूव करना है तो यहाँ पे हमें कोई ऐसी चीज़ रिमूव करनी होगी जो हार्मफुल होगी, कोई ऐसी चीज़ जो जिससे नुकसान हो रहा है। सो यहाँ पे तो कोई नेगेटिव वर्ड आएगा। रिमूव डैश क्लॉजेज इन पॉलिसीज एंड डैश कवरेज टू एज मेनी एज पीपल। और हमें कवरेज देना है, जितने हो सके उतने से अधिक लोगों को हमें क्या कवरेज देना है। सो कवरेज यानी कि किसी पॉलिसी का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके, ये हमारे सेंटेंस का सेंस हमें ये कह रहा है। तो चलिए देखते हैं कि ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या हैं, कि हमारे फर्स्ट ब्लैंक में क्या क्या ऑप्शंस आ सकते हैं। हमारे फर्स्ट ब्लैंक में हमें कोई नेगेटिव वर्ड लाना है। फर्स्ट ब्लैंक में हमारे पास कोई नेगेटिव वर्ड आएगा, तो इसलिए हमारे पास ऑप्शंस क्या है? फर्स्ट वर्ड के लिए डिफेमेटरी, डिस्क्रिमिनेटरी, इनरिचिंग, डिग्रेडिंग या बोरिंग। सो यहाँ पे नेगेटिव वर्ड डिफेमेटरी भी हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ को बदनाम कर रही हो। डिस्क्रिमिनेटरी भी हो सकता है, डिस्क्रिमिनेटरी यानी कि जो भेदभाव कर रही हो, वैसे कोई पॉलिसी या क्लॉज जो भेदभाव कर रही हो। इनरिचिंग, अगेन इनरिचिंग नहीं होगा क्योंकि हमें तो यहाँ नेगेटिव वर्ड लाना है। सो इनरिचिंग यानी कि किसी चीज़ को वो और ज़्यादा पोषित कर रहा हो। सो ये तो पॉजिटिव वर्ड है, सो ये यहाँ नहीं आएगा। डिग्रेडिंग हो सकता है, डिग्रेडिंग यानी किसी चीज़ को कम करना, उसे डिग्रेड करना, उसे खराब करना। सो डिग्रेडिंग भी हो सकता है, यानी कि हमारे पास फर्स्ट के लिए क्या है? डिफेमेटरी भी है, डिस्क्रिमिनेटरी भी है, डिग्रेडिंग भी है। बोरिंग हमारा कोई लॉजिक नहीं लगता कि बोरिंग होगा, सो ये भी नहीं होगा यहाँ पे। लेकिन अब हम डिसाइड कैसे करेंगे? सेकेंड वाली से। एंड डैश कवरेज टू एज मेनी एज पीपल, यानी कि यहाँ पे हमें सेंस समझ में ये आ रहा है कि कोई चीज़ है, कोई पॉलिसी है जिसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। सो इसके लिए हमारे पास क्या वर्ड होगा? पहले ऑप्शन में हम चेक करें एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का मतलब हटाना, रोकना, लोगों को उससे अलग करना। लेकिन हमें तो यहाँ लोगों को लाभ पहुँचाना है, सो ये हमारा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। हमारे पास है आगे एक्सपैंड, यानी कि एक्सपैंड कवरेज टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, यानी कि जो हमारा इसका लाभ है, कवरेज इसका विस्तार हो, हम जितना बढ़ा सके ताकि लोगों को फायदा हो। सो ये हमारा कॉन्टेक्चुअली सही लग रहा है। आगे जो एक ऑप्शन हमारे पास बचा था वो मैग्नीफाइज। अगेन यहाँ पे हमारे पास क्या है? यहाँ पे हमारे पास रिमूव है और यहाँ हमारे पास मैग्नीफाइज। एंड के बाद जो वर्ब आएगा वो सेम फॉर्म में आएगा। ये मैग्नीफाइज है, इसलिए यहाँ पे ये तो नहीं होगा। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी, यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? डिस्क्रिमिनेटरी, डिस्क्रिमिनेटरी। और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? एक्सपैंड, ये होगा हमारा एक्सपैंड। द शॉर्ट टर्म प्रायोरिटी इज टू रिमूव डिस्क्रिमिनेटरी क्लॉजेस इन पॉलिसीज, यानी कि जो हमारा लघुकालिक हमारी जो प्रायोरिटी है वो क्या है कि भेदभाव करने वाले क्लॉजेस को हटा दिया जाए और कवरेज का एक्सपेंशन हो, कवरेज का विस्तार किया जाए। कवरेज का विस्तार करने से क्या होगा कि अधिक से अधिक लोगों को फायदा मिलेगा। सो लॉजिकली और अप्रोप्रिएट यही आंसर होना चाहिए इसका। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फिलर ही है। सो इसमें है द एक्टिविटीज अप्रूव्ड फॉर
dash performance indicator are many dash beyond teaching and research. यहाँ पे बात शिक्षक के बारे में की जा रही है. The activities approved for taughting up a teacher's dash performance, यानी कि वो सारी क्रियाएं, वो सारी एक्टिविटीज़ जिससे कि टीचर की डैश परफॉर्मेंस बढ़े. अब टीचर की कैसी परफॉर्मेंस हमें इंक्रीज करनी है, टीचर की क्या ऑप्शंस में चेक करें. पॉपुलैरिटी हमें इंक्रीज करनी है, लोकप्रियता, ये बिल्कुल भी लॉजिकली सही नहीं है. सेकंड है एकेडमिक, ये हो सकता है हम टीचर की एकेडमिक परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं. थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्यूटनेस है, टीचर की क्यूटनेस को बढ़ाने का यहाँ कोई मतलब नहीं बनता. टीचर स्ट्रेंथ, हम यहाँ कोई फाइट की बात नहीं कर रहे कि स्ट्रेंथ हमें बढ़ाना है. एंड हैप्पीनेस, अगेन ये भी लॉजिकली सही नहीं है. सो लॉजिकली यहाँ पे क्या आना चाहिए, एकेडमिक आना चाहिए. सो फर्स्ट वाले ब्लैंक से ही हमारा ये डिसाइड यहाँ हो गया है कि यहाँ पे तो एकेडमिक ही आएगा. लेकिन चलिए आगे भी चेक कर लेते हैं कि आगे क्या होगा. एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर आर मेनी डैश बियॉन्ड टीचिंग एंड रिसर्च. डैश बियॉन्ड, यहाँ पे क्या होगा, ट्रेनिंग बियॉन्ड, अगेन ट्रेनिंग, एक्सटेंडिंग, गोइंग, पावर, ग्रेड. पावर और ग्रेड तो हो नहीं सकता, यहाँ पे बियॉन्ड है. सो यहाँ पे कोई वर्ब ही आएगा. सो ट्रेनिंग बियॉन्ड टीचिंग एंड रिसर्च, एक्सटेंडिंग बियॉन्ड टीचिंग एंड रिसर्च. सो यहाँ पे जो करेक्ट हमारे पास होगा वो क्या होगा, एक्सटेंडिंग. सेंटेंस की कहने का मतलब है कि जो टीचर्स की एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए एक्टिविटीज़ है वो टीचिंग और रिसर्च से कहीं आगे है. यानी टीचिंग और रिसर्च से ही केवल उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं होगी, उसके लिए अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ भी करानी होंगी. इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है, प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सक्लूजन विल बी एलिमिनेटेड इफ द पेयर इंश्योरर इज द स्टेट, द डैश इज डन थ्रू पब्लिक टैक्सेस एंड कवरेज इज डैश. यानी कि यहाँ पे बात की जा रही है प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सक्लूजन, किसी चीज़ के निकलने की जो प्रॉब्लम होती है वो कैसे एलिमिनेट होगी, कैसे ख़त्म होगी. इफ़ द पेयर इंश्योरर इज द स्टेट, प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सक्लूजन कैसे ख़त्म होगी, ये ख़त्म होगी अगर पेयर इंश्योरर, पैसे देने के इंश्योरेंस जो है वो स्टेट करे, स्टेट ये श्योर करे कि वो पैसा देगा. द डैश इज डन थ्रू पब्लिक टैक्सेस. अब क्या पब्लिक टैक्सेस से किया जा सकता है वो यहाँ इस ब्लैंक में आएगा. एंड कवरेज इज डैश, और कवरेज कैसी हो इसके बारे में हमें यहाँ फिल करना है. डैश इज डन थ्रू पब्लिक टैक्सेस. सो पब्लिक टैक्सेस से क्या क्या किया जा सकता है, चलिए ऑप्शंस को चेक करते हैं. लोडिंग, सो पब्लिक टैक्सेस से लोडिंग तो नहीं किया जा सकता, ये लॉजिकली रॉन्ग है. फंडिंग, यस फंडिंग किया जा सकता है. फाइनेंसिंग भी किया जा सकता है. प्रोजेक्शन भी नहीं किया जा सकता, और स्पॉन्सरिंग किया जा सकता है. यानी कि पब्लिक टैक्सेस से हम फंडिंग, फाइनेंसिंग और स्पॉन्सरिंग कर सकते हैं. चलिए अब सेकेंड ऑप्शन जो होगा वो हमारा यहाँ क्लियर करेगा कि करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा. एंड द कवरेजेस, अगर हम फंडिंग करते हैं तो हमारा ब्लैंक वन तो सही होगा, पर कवरेज इज इमेजिनरी, उससे लाभ जो होगा या उससे कवरेज जो होगा वो क्या होगा, काल्पनिक होगा. हमें कोई काल्पनिक लाभ की यहाँ बात नहीं करनी, हमें रियल लाभ चाहिए. सो ये तो रॉन्ग होगा. फिर हमारे पास है फाइनेंसिंग और यूनिवर्सल. फाइनेंसिंग तो हमारा सही है. कवरेज इज यूनिवर्सल, यानी सार्वभौमिक कवरेज होगा, यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं वो कवर हो जाएंगी उसके अंदर. सो ये हमारा लॉजिकली सही लगता है. और यहाँ पे है क्वेश्चनेबल, यानी कि एंड द कवरेज इज, हमारा जो फर्स्ट पार्ट है ये पॉजिटिव है. सो सेकंड पार्ट में एंड के बाद हम नेगेटिव नहीं कर सकते, क्वेश्चनेबल कर देंगे तो हमारा सेंटेंस का सेंस बिगड़ जाएगा, इसलिए ये नहीं होगा. हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, फाइनेंसिंग एंड यूनिवर्सल. सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिलेड मॉनसून्स प्रिसीडेड बाय अ डैश मॉनसून लास्ट ईयर एंड डिप्लेटिंग ग्राउंड वाटर लेवल्स हैव डैश द क्राइसिस. सेंटेंस के कहने का मतलब है कि डिलेड मॉनसून्स, यानी कि हमारी मॉनसून्स जो हैं वो देर से आई हैं, डिलेड आई हैं. प्रिसीडेड बाय अ डैश मॉनसून लास्ट ईयर एंड डिप्लेटिंग ग्राउंड वाटर, और ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो काफ़ी कम होते जा रहा है, नीचा होते जा रहा है. हैव डैश द क्राइसिस, हैव डैश द क्राइसिस. सो डिलेड मॉनसून्स, यहाँ पे ऐसा सेंटेंस का सेंस बन रहा है कि मॉनसून्स जो है वो लेट से आई हैं, और कुछ ऐसा हुआ है मॉनसून्स में लास्ट साल भी कि उस वजह से जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो कम हो गया और क्राइसिस आ गई है. पानी की जो हमारी क्राइसिस है, विपत्ति है, वो आ गई. सो यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिलेड मॉनसून्स प्रिसीडेड बाय अ डैश मॉनसून, यानी कि इस साल भी मॉनसून देर से आई और लास्ट ईयर भी क्या हुआ था, लास्ट ईयर कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से इस साल ग्राउंड वाटर कम हो गया है. सो इसके लिए यहाँ पे कोई नेगेटिव वर्ड आना चाहिए. चलिए चेक करते हैं कि हमारे पास क्या क्या वर्ड है. हमारे पास है डेफिशिएंट, डेरोगेटरी, पुअर,
इंजॉयबल, इनहेंसिंग। अब चूंकि नेगेटिव वर्ड लाना है तो इंजॉयबल और इनहेंसिंग तो हो नहीं सकता। इंजॉयबल यानी कि वैसे मानसून जिसको हम इंजॉय करें, यानी कि भारी मात्रा में बारिश हो, तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। इनहेंसिंग का भी मतलब होता है बढ़ाने वाली, लेकिन मानसून तो ऐसा कुछ वर्ड नहीं है, वहाँ पे नेगेटिव वर्ड कोई आना है। सो हमारे पास डेफिशिएंट, डेरोगेटरी और पुअर हो सकता है फर्स्ट ब्लैंक में। चलिए सेकंड ब्लैंक को चेक करते हैं। हैव डैश द क्राइसिस। अब मानसून देर से आई है, पिछले साल मानसून कम थी, पुअर हो सकता है, डेफिशिएंट हो सकता है या डेरोगेटरी हो सकता है, यानी कि कम थी मानसून, खराब मानसून थी, उस वजह से ग्राउंड वाटर लेवल्स चले गए, तो क्राइसिस क्या होगी, क्राइसिस और खराब हो जाएगी ना। सो फैंसीड और प्रमोटेड तो नहीं होगा, फैंसी प्रमोटेड भी हो सकता है, पर डेरोगेटरी जो है हमारा ये एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है यहाँ पे। सो हमारा जो करेक्ट वर्ड होगा वो क्या होगा, एग्जैसरबेटेड, यानी कि डेफिशिएंट। यहाँ पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे डेफिशिएंट और यहाँ पे हमने लिखा है एग्जैसरेटेड। सो यहाँ पे क्या होगा कि डिलेड मानसून प्रिसीडेड बाय डेफिशिएंट मानसून लास्ट ईयर। मानसून इस साल भी लेट आई और पिछले साल भी कम मानसून आई थी, मतलब काफ़ी कम वर्षा हुई थी, उस वजह से ग्राउंड वाटर लेवल हमारा नीचे चला गया और उस वजह से परेशानी जो है वो बढ़ गई है। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। सो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।